अब मैं आपको एक और साजिश के बारे में बताता हूं। कल मैंने आपको देश को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने की पीएफआई की साजिश के बारे में बताया था। आज इस मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए। आज यह बात सामने आई कि पाकिस्तान ने दावते इस्लामी के जरिए 25,000 से ज्यादा लोगों का स्लीपर सेल खड़ा कर लिया है। दहशतगर्दों का हमारे मुल्क में यह अब तक का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क के तार पीएफआई से जुड़े हैं। सियासी मुद्दों के लिए एसडीपीआई इसी स्लीपर सेल का इस्तेमाल करता है। आज इस बात के भी सबूत मिले कि हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश काफी गहरी थी। फुलवारी शरीफ से आज एक और लड़के को अरेस्ट किया गया जो गजवाए हिंद नाम के व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था। इस ग्रुप में 100 से ज्यादा मेंबर हैं। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी शामिल हैं। इस ग्रुप का एडमिन पाकिस्तान का है जो वहां से मैसेज और इंस्ट्रक्शंस भेजता था। ग्रुप के मेंबर्स इसे दूसरे ग्रुप पे फैलाते थे। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सर तन से जुदा के जो नारे अचानक सुनाई देने लगे, यह आम आदमी की आवाज नहीं थी। इसके पीछे पीएफआई की साजिश है। पता चला कि पीएफआई के लोग प्रदर्शन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर कुछ लोगों को भड़काकर घर से निकालते हैं, फिर भीड़ के बीच जाकर गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, उसका वीडियो बनवाते हैं और उसे सोशल मीडिया के जरिए टारगेटेड ग्रुप में भेजते हैं। आज इस बात के भी सबूत मिल गए कि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के केस में जिस खादिम गौर चिश्ती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो भी पीएफआई से जुड़ा है। उसे हैदराबाद से अरेस्ट किया गया है और अब पुलिस और एनआईए पुराने प्रोटेस्ट के वीडियोस खोज रही है। उनमें जो लोग शामिल थे उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस को लग रहा है कि सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए नहीं गए, साजिश के तहत कुछ लोगों से लगवाए गए और उन्हें भीड़ के नारे दिखाए गए। इसके कई सारे सबूत मेरे पास में है। पहला सबूत तो उदयपुर में मिला। उदयपुर में ही सबसे पहले सर तन से जुदा के नारे को हकीकत में बदला गया। कन्हैयालाल की हत्या की गई, सरेआम गला काट दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सर तन से जुदा जैसे नारे सबसे पहले उदयपुर में लगे थे और आज इसका सबूत सामने आया। उदयपुर में सबसे पहले 9 जून को पीएफआई ने गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा जिस तरह का नारा 9 जून को सबसे पहले उदयपुर में लगवाया था और उसके बाद 28 जून को कन्हैयालाल का गला काट दिया गया। आज मेरे पास 9 जून के उस प्रोटेस्ट का वीडियो आया है। फांसी दो, फांसी दो। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं 9 जून को उदयपुर में हुए प्रोटेस्ट की हैं। ये प्रदर्शन पीएफआई ने ऑर्गेनाइज किया था। लोगों को पैगंबर की शान में गुस्ताखी के विरोध में के नाम पर इकट्ठा किया। भीड़ जुट गई। लोग अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे। नूपुर शर्मा को फांसी की सजा के नारे लगा रहे थे। ये रैली मस्जिद से निकलकर कलेक्ट्रेट तक गई। रास्ते में पीएफआई के कुछ लोग आगे आ गए, पीएफआई का झंडा हाथ में लिया और भड़काऊ नारे लगाने लगे और भीड़ में शामिल पीएफआई के कुछ लोग नारों को दोहराने लगे। पीएफआई की इस रैली में नारा लगा, सर चाहिए, गुस्ताखे रसूल का सर चाहिए। नूपुर शर्मा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नारे तकबीर, ये 9 जून की तस्वीरें हैं। नारेबाजी के बाद पीएफआई के लोगों ने माइक संभाल लिया और कलेक्ट्रेट के बाहर भी भड़काऊ तकरीरें हुई। कहा गया कि नबी की शान में गुस्ताखी पर वो गर्दन भी काट सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। धमकी देने वाले अंदाज में कहा गया कि मुसलमानों को जगाओ मत, क्योंकि अगर मुसलमान जाग गए तो मजहब को छेड़ने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि मुसलमान अभी तो चुप बैठा है, मगर उसको जगाओ मत छेड़ो उसे। अगर छेड़ोगे तो आज तारीख उठा करके देख लो, जिस चीज से छेड़ा है उसका निशान तक नहीं बचा। हमारे माँ बाप भाई बहन हमारी औलादें सब हमारे नबी की शान हमारी गर्दनें उड़ा देना, अगर नबी की शान में गुस्ताखी नहीं सुनेंगे। गर्दनें काटनी पड़ी तो कटवा देंगे, गर्दनें काटनी पड़ी तो कटवा देंगे। आप चाहो तो हमें
कोई गम नहीं है। नबी की शान में गुस्ताखी नहीं सह गए। 9 जून का ये वीडियो आज सामने आया है। इसमें सिर्फ मरने मारने की बातें कहकर ही दिल नहीं भरा, चेतावनी दी गई अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई, नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने वालों को अरेस्ट नहीं किया गया तो भारत का हाल भी डेनमार्क जैसा कर दिया जाएगा। आपको याद होगा एक डेनिश कार्टूनिस्ट पर भी नबी की शान में गुस्ताखी का आरोप लगा था, जिसके बाद डेनमार्क में बड़े पैमाने पर वायलेंस हुई थी, आगजनी हुई थी। 2007 में यह कार्टून बनाया गया और पिछले साल अक्टूबर में एक सड़क हादसे में कार्टूनिस्ट की मौत हो गई और दावा किया गया कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। उदयपुर में पीएफआई ने इसका हवाला दिया, कहा कि अगर मुसलमानों की बात सरकार ने नहीं सुनी तो जैसा डेनमार्क में हुआ वैसा ही हाल भारत में भी किया जाएगा। हर दिन के अंदर अगर कोई गिरफ्तारी, कोई स्टेटमेंट अंजुमन में सबमिट नहीं हुआ, ये सारे वीडियो पीएफआई की साजिश के बारे में बताते हैं। 9 जून को नूपुर शर्मा के विरोध के नाम पर पीएफआई ने प्रोटेस्ट किया और सिर काटने के नारे को हवा दी। यहीं से शुरुआत हुई और इसके अगले दिन राजस्थान के ब्यावर में इसी तरह का एक और प्रोटेस्ट आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन के पीछे भी पीएफआई था। पीएफआई ने प्रशासन से प्रदर्शन की बाकायदा परमिशन ली, लेकिन परमिशन मौन जुलूस, साइलेंट मार्च के नाम पर ली गई। लेकिन यहां भी सर तन से जुदा के नारे लगे। भीड़ आम मुसलमानों की थी जो इस्लाम की शान के नाम पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन यह सारी भीड़ कसूरवार नहीं थी। इस भीड़ में कुछ पीएफआई के लोग घुस गए और उन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाने शुरू कर दिए। 10 जून को ब्यावर में हुए इस प्रोटेस्ट में जो शख्स बीच में जोर जोर से नारा लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में पता किया तो मालूम हुआ व्यक्ति का नाम है वाहिद कुरैशी। वाहिद कुरैशी पीएफआई का एक्टिविस्ट है। इसी ने भीड़ इकट्ठा की और इसी ने इस तरह के नारे लगवाए। लोगों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पीएफआई के लीडर ने नारे लगाए। उसके बाद मौलानाओं ने कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान अपने बच्चे कुर्बान कर सकता है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बार बार कहा गया कि अगर नूपुर शर्मा पर एक्शन नहीं होगा तो फिर इसका हश्र बुरा होगा। याद रखें, मुसलमान जुल्म बर्दाश्त कर सकता है, भूख बर्दाश्त कर सकता है, प्यास बर्दाश्त कर सकता है, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की ज़ात पर कुर्बान कर सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के ताल्लुक़ से छोटी सी भी गुस्ताखी दुनिया का एक अदना सा मुसलमान भी मंजूर और कबूल नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। कि जो किसी भी धर्म गुरु के ताल्लुक़ से ज़ुबान खोलेगा गलत तरीके से, उसका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। ये सारे वीडियोस देखकर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि पीएफआई किस तरह की साजिश रच रहा है और इसकी वजह से हर तरह के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादातर मुसलमान ऐसी रैलियों के, ऐसे नारों के पक्ष में नहीं है, लेकिन पीएफआई मौलानाओं से इस तरह की बयानबाजी करवाता है। पीएफआई के मेंबर वाहिद कुरैशी का इसमें एक्टिव रोल है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वाहिद कुरैशी की है। हाथ में जो पोस्टर ले रखा है उसमें पीएफआई लिखा है, साथ ही अल कुड्स भी लिखा है। अल कुड्स जेरूसलम की एक मस्जिद है जिसे लेकर इजराइल और मुस्लिम देशों में स्ट्रगल चलता रहता है। इस पोस्टर से यह बात साफ हो जाती है कि वाहिद कुरैशी रेडिकलाइज्ड है।
ब्यावर के एडिशनल एसपी ने भी माना कि 10 जून को जो प्रोटेस्ट मार्च हुआ था उसमें वाहिद कुरैशी का अहम रोल था और वो पीएफआई का एक्टिव मेंबर है। पुलिस ने इस रैली और इसके बाद माहौल बिगाड़ने की साजिश के मामले में अब तक 13 लोगों को हिरासत में लिया है। ये 10 तारीख को रैली हुई थी, तो नमाज का टाइम था, वहाँ से निकल के एसडीएम ऑफिस तक रैली निकली है, उसमें पुलिस की वीडियोग्राफी भी हुई है। और उसके बाद ऐसा हुआ है कि 108 सीआरपीसी होता है, जिसमें असांप्रदायिकता फैलाने वाले और अशांति फैलाने के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो इसमें 5-6 जो मेल लीडर्स थे इनके, उनको बाउंड डाउन किया हुआ है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट में करना चाह रहा हूँ वो ये है, 5 मई से अभी तक जब ये रैलीज और इस तरह के जो माहौल ख़राब करने का है, तो ब्यावर सिटी के अंदर ओनली 13 लोगों को 108 सीआरपीसी के अंदर हमने एक्शन लिया है और लगातार इस पर एक्शन जारी है। पीएफआई के जो बाउंड डाउन हुए हैं 5-6 लोग, वो मैं आपको सर डिटेल्स पूरा हम एक प्रेस नोट करेंगे तो उसमें दे देंगे आपको, है ना। इसमें एक मेन लड़का था वो मोहम्मद वसीम, इसमें 5 जी वाहिद कुरैशी, तो उनको भी बाउंड डाउन हुआ है। उसके अलावा 5-6 लोग और हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। मोहम्मद वाहिद कुरैशी बिलोंग्स टू पीएफआई, ये पीएफआई का वर्कर है, सदस्य, हाँ, तो वो ये है, बिल्कुल है जी, पीएफआई का जी एक्टिव मेंबर है। एक्टिव पैसिव देखिए ये डिपेंड करता रहता है क्या काम कर रहे हैं, लेकिन ये मेंबर है और इन्हीं के बेसिस पे एक्शन जो भी, मतलब इसमें हमको तो ये देखना होता है कि ये असांप्रदायिकता फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे, तो उस बेसिस पे एक्शन लिया जाता है। अब तक जो मैंने आपको वीडियो दिखाए वो 9 और 10 जून के वीडियोज हैं, पीएफआई के एक्शंस के सबूत हैं। एक उदयपुर का वीडियो था, दूसरा ब्यावर का। और अब जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनिए। ब्यावर अजमेर जिले में है, अजमेर से कुछ ही दूर है। इसके बाद अगला प्रोटेस्ट अजमेर शरीफ की दरगाह के बाहर हुआ और यह प्रदर्शन हुआ 17 जून को, जिसमें दरगाह के खादिम गौर चिश्ती ने सर तन से जुदा के नारे लगवाए। फिर गौर चिश्ती उसी दिन उदयपुर गया, रात में ही मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस से मिलकर वापस लौट आया और उसी दिन मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने हाथ में चाकू लेकर वीडियो बनाया, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले का गला काटेंगे, और 28 जून को दोनों ने कन्हैयालाल का गला काट दिया। ये सीक्वेंस मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप ये समझ सकें कि जो साजिश पीएफआई ने 9 जून को नारे लगवाकर उदयपुर से शुरू की थी, वो अजमेर होते हुए उदयपुर में आकर अंजाम तक पहुंच गई। गौर चिश्ती 28 जून को फरार हो गया, लेकिन अब यह खादिम भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि हैदराबाद में भी गौर चिश्ती को छुपाने में पीएफआई ने मदद की। अब यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, मतलब साफ है सब कुछ एक प्लान था। पहले नारे लगवाए, लोगों को भड़काया, इसे आम मुसलमानों की बात कहकर दिखाया, फिर अपने स्लीपर सेल को एक्टिव किया, कन्हैयालाल की हत्या करवाई, और हत्या के बाद क्या करना है, कहां जाना है, किसको कहां छुपाना है, वीडियो कैसे वायरल करना है, यह सब पहले से डिसाइडेड था। पहले यह केस एक आइसोलेटेड मामला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती गई, यह समझ आता गया कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उसी साजिश का हिस्सा है जिसके दस्तावेज पटना के फुलवारी शरीफ में मिले हैं। राजस्थान की पुलिस गौर चिश्ती को हैदराबाद से अजमेर लेकर आ गई। पुलिस ने गौर चिश्ती के साथ एहसानुल्लाह के नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया है। गौर चिश्ती एहसानुल्लाह उर्फ मुदव्वर के घर में छुप कर रह रहा था। हैदराबाद के अंदर से उसको जो गौस महल इलाका है वहां से उसको डिटेन किया गया है और उसको अरेस्ट किया गया है। उसको जो शरण देने वाला है उसको भी डिटेन किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और उसका क्या योगदान है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर उसको भी किया जा रहा है। हैदराबाद के अंदर जो हमारी टीम गई हुई थी उसने वहाँ वेश बदल करके और हैदराबाद पुलिस के सहयोग से इसको अरेस्ट किया गया है और इसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन हैदराबाद टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारी टीम का पूरा सपोर्ट किया और इसको अरेस्ट करने में हमारी मदद की। लगभग ये 1 तारीख के आसपास से हैदराबाद के अंदर था। हर बात के तार जाकर पीएफआई से जुड़ते हैं। गौर चिश्ती को पीएफआई के लोगों ने छुपाया, मुनव्वर पीएफआई से जुड़ा है, वो एक मस्जिद का मौलाना भी है। गौर चिश्ती पहले भी वहां जाता रहा है। इतना ही नहीं, गौर चिश्ती के कहने पर मुनव्वर कुछ वक्त पहले अजमेर के दरगाह में भी आया था। पुलिस को तो यह भी पता लगा है कि कन्हैयालाल के कातिल मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद भी हैदराबाद गए थे, असानुल्लाह से मिले थे। पुलिस के मुताबिक गौर चिश्ती को पकड़ना मुश्किल काम था। पुलिस को गौर चिश्ती की लोकेशन हैदराबाद में तो मिल चुकी थी। टेक्निकल सर्विलांस से यह भी पता लगा कि वह हैदराबाद के गौस महल इलाके में है।
उसकी लोकेशन हैदराबाद की तोपची मस्जिद के पास मिल रही थी। पुलिस का दावा है कि गौस मोहम्मद 1 जुलाई को ही हैदराबाद पहुंच गया था, इसलिए अजमेर पुलिस के 6 जवानों को हैदराबाद भेजा गया। सबको हिदायत दी गई थी कि कोई पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने तोपची मस्जिद के पास एक कमरा किराए पर लिया। सब इंस्पेक्टर सुनील हाड़ा इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। चूंकि तोपची मस्जिद का इलाका मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी है, किसी को शक ना हो इसलिए इन पुलिस वालों ने अपना गेटअप चेंज कर लिया, मुस्लिम नाम रखे और हर रोज पठानी सूट पहनकर रैकी करने लगे। असल में टेक्निकल सर्विलांस से यह तो पता चल गया था कि गौहर चिश्ती तोपची मस्जिद के इलाके में है, लेकिन पिन पॉइंट लोकेशन नहीं मिल रही थी। ऊपर से गौहर चिश्ती घर में ही रहता था, बाहर नहीं निकलता था, इसलिए गौहर चिश्ती को पिन पॉइंट लोकेशन पर ट्रेस करना पुलिस के लिए मुश्किल काम था। 10 दिन तक उन्हें किराए में मकान लेकर उसी इलाके में रहना पड़ा, तब जाकर गौहर चिश्ती का पता चला। वो हैदराबाद के मुनव्वर के घर में रह रहा था। जब पुलिस को घर की लोकेशन मिल गई तो गौहर चिश्ती के साथ साथ कल मुनव्वर को भी अरेस्ट कर लिया। इस काम में हैदराबाद पुलिस ने भी राजस्थान पुलिस की मदद की। पता यह भी चला कि हैदराबाद जाने से पहले गौहर चिश्ती जयपुर और पूर्णिया भी गया था। पूर्णिया में भी पीएफआई ने उसका साथ दिया। एनआईए भी गौहर चिश्ती की कस्टडी ले सकती है, तब जाकर उससे पीएफआई के कनेक्शन के बारे में डिटेल इंटरोगेशन किया जाएगा। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य बता रहे थे कि फिलहाल पुलिस ने गौहर चिश्ती से जो शुरुआती पूछताछ की है उसमें इसी बात पर फोकस है कि कन्हैयालाल की हत्या से पीएफआई का क्या कनेक्शन है। जब टीम को पता लगा कि वो यहाँ पे है तो इसको पकड़ना आसान नहीं था, तो टीम ने मल्टीपल एफर्ट्स के साथ इवन हैदराबाद पुलिस की भी हेल्प मदद ली इसमें और उसको घर से दस्तयाब किया। जिस वक्त पकड़ने की पुलिस ने प्रयास किया, इसने बाथरूम के माध्यम से छत पे कूद के भागने का प्रयास किया, तो इसको हाथ में कुछ खरोंचे भी आई हैं। कितने दिन से था सर? करीब 10-12 दिन से ये हैदराबाद में छुपा हुआ था। पीएफआई दावत इस्लाम से कोई सीधा इसका कनेक्शन, कुछ इस तरीके की चीज़ों पे आप लोग इस्टेब्लिशमेंट्स कुछ कर रहे हैं? डेफिनेटली इन चीज़ों पे हम इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेंगे। बहुत क्लियर नहीं है अभी तक, प्राइमा फेसी कुछ भी कहा जाना जल्दबाजी होगी, बट हर एक एस्पेक्ट पे, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे पीएफआई कनेक्शंस हो या फिर कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस हो या इसके कॉन्टैक्ट लिस्ट हो, उसके हर पहलू पे जांच की जाएगी। पुलिस को इस बात के प्रूफ तो मिल गए हैं कि गौहर चिश्ती का पीएफआई से डायरेक्ट कनेक्शन है। अब पुलिस ये पता लगा है कि गौहर चिश्ती के चाचा और अजमेर शरीफ दरगाह की अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती के रिश्ते पीएफआई से कितने गहरे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ दरगाह परिसर में पीएफआई के नेताओं के साथ मीटिंग करते दिखाई दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने दरगाह में आने वाले लोगों से हिंदू दुकानदारों का बॉयकॉट करने को कहा था। अब पुलिस सरवर चिश्ती की कुंडली को खंगाल रही है। अजमेर के एसपी से जब सरवर चिश्ती के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने इतना ही कहा कि कानून के तहत सरवर चिश्ती को भी नोटिस जारी किया गया है, जांच हो रही है और उसके बाद एक्शन भी होगा। सरवर चिश्ती के जो उसने बयान दिए हैं उसके अंदर हमने उसको पाबंदी की कार्रवाई के लिए एडीएम को भेज दिया गया इस्तिगासा, और उसके अंदर है उसको नोटिस जारी हो रहे हैं। इसमें कार्रवाई क्यों हुई सर? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी वो कोर्ट का मामला है, उसको नोटिस जारी हो रहा है। सरवर चिश्ती का एक वीडियो था जिसमें वो पीएफआई के मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराते हुए दरगाह के अंदर दिखाई दिए, वो लगातार उनसे बात कर रहे थे और सरवर चिश्ती एक्टिव मेंबर बताए जा रहे हैं पीएफआई के। तो क्या ये सारा मामला जो है सरवर चिश्ती, गौहर चिश्ती, आदिल चिश्ती, इन तमाम चिश्तियों से पूछताछ करने का काम पीएफआई के एंगल पे पुलिस करेगी या नहीं करेगी? पुलिस है वो हर एंगल पे इनसे पूछताछ करेगी और हर एंगल पे जांच करके जांच के आधार पे डिसीजन लिया जाएगा। अब ये तो साफ है कि उदयपुर में कन्हैया की हत्या हो, अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर सर तन से जुदा के नारे हों, राजस्थान में जगह जगह भड़काने वाला प्रोटेस्ट हो और लोगों को धमकियां दी गई हैं, इन सब के पीछे पीएफआई है। कन्हैया के हत्यारे पकड़े गए हैं, हत्यारों की मदद करने वाले पकड़े गए हैं, साजिश में शामिल लोग भी पकड़े गए हैं। जांच हैदराबाद तक पहुंच चुकी है। पीएफआई के कौन से लोग इनकी मदद कर रहे थे, अब वो भी पकड़े जाएंगे। जाहिर है सारी साजिश का खुलासा तभी होगा, लेकिन अब तक जो प्रूफ मिले हैं उससे यह क्लियर कि राजस्थान में जो हुआ वो पीएफआई के एक बड़े प्लान का सिर्फ एक पार्ट था,
एक हिस्सा था। बड़ी साजिश तो 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क में तब्दील करने की है। इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीएफआई ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया है और इसका एक और सबूत आज मिला। आज बिहार पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया जो गजवाए हिंद की बात कर रहा था। गजवाए हिंद का मतलब होता है भारत में इस्लामिक रूल के लिए जंग। फुलवारी शरीफ से जिस अहमद दानिश उर्फ ताहिर नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया, वो व्हाट्सएप पर गजवाए हिंद नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था। इस ग्रुप में 181 मेंबर थे, जिनमें भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी शामिल हैं। ताहिर 2006 से 2020 तक दुबई में काम करता था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के बाद वो वापस आ गया था और फुलवारी शरीफ में रहने लगा। यहां उसने गजवाए हिंद नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले मैसेजेस और वीडियोस लगातार सर्कुलेट होते थे। ये वो ताहिर है जिसने गजवाए हिंद के नाम से एक प्रोफाइल बनाया और इसमें करीबन 100 से ज्यादा वो लोग शामिल थे जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के थे और देश के खिलाफ एक बार फिर से ये पूरी प्लानिंग के साथ यहां पर कार्रवाई करने का मन बना चुका था और यहां पर इंस्टिगेट कर रहा था। इस समय बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? कुछ वायलेंस गजवाए हिंद के ऊपर वायलेंस मतलब फैला रहा था। गजवाए हिंद के नाम क्यों बनाया था गजवाए हिंद तुमने? पाकिस्तान से कितने लोग थे तुम्हारे साथ जुड़े हुए उस हैंडल में? चलाओ। ताहिर है जिसके ऊपर आरोप है कि ताहिर इसका कोड नेम है और मखरूर इसका नाम है। इसके ऊपर आरोप है कि इसने एक प्रोफाइल क्रिएट किया और गजवाए हिंद के नाम से, जिसमें भारत का नक्शा था, उसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ था और करीबन 100 से ज्यादा लोग उसमें मौजूद थे और सभी भारत में देश विरोधी गतिविधियों के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे और इसीलिए वो इंस्टिगेट कर रहे थे। रिपोर्टर्स ने ताहिर का पक्ष जानने की भी कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। ताहिर ने गजवाए हिंद नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके बारे में आज पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कई चौंकाने वाली बातें बताई। उन्होंने बताया कि गजवाए हिंद व्हाट्सएप ग्रुप को एक पाकिस्तान के नंबर से क्रिएट किया गया था। पाकिस्तान में फैजान नाम का शख्स इसका हैंडलर है। वो इस ग्रुप में भड़काऊ मैसेजेस भेजता है और ग्रुप के मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को अपने साथ जोड़ने के लिए कहता था। कल रात को इसकी गिरफ्तारी की गई है, इस सुपुर एरिया से गिरफ्तारी की गई है। उसके पश्चात इसको थाना लाया गया और इसके पास जो मोबाइल फ़ोन था उसका तकनीकी विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के क्रम में पता चला कि ये व्यक्ति गजवाए हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैज़ान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। और उसके बाद जो ताहिर है उर्फ दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था और उसमें जो सदस्य हैं वो इंडिया के अलावा पाकिस्तान, यमन और अन्य गल्फ़ की कंट्रीज़ के भी उसमें सदस्यों को जोड़ा गया था। बहुत रिसेंटली जून के महीना में जो अभियुक्त है, इसने 4 पाकिस्तानी नंबरों को और जोड़ा था। इस ग्रुप में देश विरोधी बातें, वीडियोस को पोस्ट करना, कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के समर्थन में वीडियोस को पोस्ट करना, ये सब बातों का और विचारों का आदान प्रदान होता था। एसएसपी ढिल्लों ने बताया कि इस ग्रुप में बांग्लादेशी लोग भी शामिल हैं। ग्रुप में लोगों ने 2023 से डायरेक्ट जिहाद नाम का स्लोगन दिया था। इस ग्रुप और गजवाए हिंद ग्रुप की जो डिस्प्ले पिक्चर थी, उसमें लोगों ने भारत के नक्शे पर ग्रीन कलर और पाकिस्तानी झंडा लगाया हुआ था। जनवरी में इसने एक और ग्रुप बनाया जिसमें 10 सदस्य थे, जिसमें 8 बांग्लादेश के हैं, एक ये स्वयं था और एक पाकिस्तानी उसका मेंबर था, जिसमें भी जो खास करके बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं उनको भड़काने के लिए और भारत विरोधी कार्य करने के लिए इस ग्रुप में के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा था। और जो बाकी ग्रुप के सदस्य हैं, खास करके जो यहीं के रहने वाले हैं, उनका भी हम लोग ट्रेस करवा रहे हैं। इन लोगों के जो चैनल्स हैं, कहाँ से इनका फंडिंग आ रहा है, आय का स्रोत है, उसका सत्यापन करवाने के लिए एक विशेष टीम हम लोगों ने तैयार की है।
गजवाए हिंद का वही मतलब है जो पीएफआई का लक्ष्य है, यानी भारत को 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाना। ताहिर भी फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार हुआ है और कल पीएफआई के मेंबर्स भी फुलवारी शरीफ से ही अरेस्ट किए गए थे। इस मामले में अब तक 4 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। इस केस में 26 नामजद आरोपी हैं। फुलवारी शरीफ के अलावा मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में भी पुलिस ने रेड की है। जलालुद्दीन और अतर की गिरफ्तारी के बाद जानकारी मिली है कि पीएफआई भारत में मुस्लिम नौजवानों को बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमीयत उल मुजाहिदीन के मॉड्यूल की तर्ज पर आतंकी ट्रेनिंग देने में जुटा है। जमीयत भी शुरुआती दौर में बांग्लादेश के मदरसों में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के नाम पर राइफल, पिस्टल के साथ साथ तलवार और चाकू की ट्रेनिंग देता था। बिहार में पीएफआई भी इसी तरह की ट्रेनिंग दे रहा था। ट्रेनिंग देने के लिए केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से ट्रेनर आते थे। जांच में पुलिस को ऐसे ही एक रसलान नाम के शख्स के बारे में पता चला है। रसलान केरल का रहने वाला है और पीएफआई की नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर है। पुलिस को फुलवारी शरीफ के अलावा पीएफआई के एक और जगह पर ट्रेनिंग कैंप के बारे में पता चला है और इसका खुलासा जल्दी किया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 2 ट्रेनिंग कैंप्स को अभी तक हमें सूचना है। फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर जो फुलवारी शरीफ में हम लोगों ने बस्ट किया। सेकंड कैंप सगुना मोड़ के बारे में इन लोगों ने बताया, उसको हम लोग जीरोइंग करा रहे हैं। और इन लोगों ने जो बताया है अभी तक की सूचना में बहुत सारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी कैंप लगे हैं। तो हम लोग प्राप्त सूचना के आधार पर और लोकल इंफॉर्मेशन से उसको वेरीफाई करते हुए हम लोग रेड्स करेंगे और रेड्स करके इन सब लोगों को ट्रेनिंग लेने वाले, ट्रेनिंग कराने वाले, फाइनेंस करने वाले, इनके सिंपैथाइजर, इनको आश्रय देने वाले, छुपाने वाले सब लोगों को बेनकाब करेंगे। रसलान या फिर जो बाकी हैं जो कि अलग अलग जगहों से, स्टेट से आकर यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे थे, उनकी क्या भूमिका है? क्या मेन किंगपिन के तौर पर यही है? जहाँ तक रसलान की बात कर रहे हैं, रसलान के बारे में जो अभी तक सूचना मिली है कि वो पीएफआई और एसडीपीआई का बिहार का इंचार्ज है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।